हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, एलपीपी। तो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना, एक कह सकते हो कि सेफ जोन है। एक क्वेश्चन पक्का आता है और बहुत ही आसानी के साथ में बन जाएगा। तो और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट जोन है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही चैप्टर है। एक चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से इसको मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले आप लोग लीनियर इन इक्वालिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लीनियर इन इक्वेशन जो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा, तो ये सबसे आप वाकिफ़ हैं पहले से। तो फिर भी चलिए एक बार रिकॉल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बहुत ही ये इजी रहने वाला है। हाँ, कुछ यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि टर्म्स हैं जो हमको समझना चाहिए, जिसमें फिजिबल रीजन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा कह सकते हो कि ट्विस्ट है, बट बिल्कुल छोटा ट्विस्ट है। और जनरली आपको वो 12 लेवल पे नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि ये आगे चल करके कंपटीशन वगैरह में भी पढ़ना होता है, तो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है फिजिबल रीजन में मैक्सिमा और मिनिमा का मिलना, उसको ही बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। बट ओवरऑल ये आपका जो एक्सरसाइज है 12.1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन श्योर है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सोल्व दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो हमको ग्राफिकली सोल्व करना है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमाइज दिस जेड। ये जो जेड आपको दिया हुआ है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, और आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, कुछ इनइक्वालिटीज है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। है ना, कुछ वर्ड है जो समझ के रखिए। जो जेड है ना, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसका जो डेफिनेशन होता है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं वो टर्म्स समझाऊंगा आपको, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बट समझ लीजिए सिंपली, ये जो जेड इक्वल टू दिया रहता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ये जो नीचे दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तो ये जो है रेस्ट्रिक्शंस है, आपका कंडीशन है कह लो। ठीक है, तो इसमें ये जनरली आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ठीक है जी, तो ये रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं सबको मिला करके, और इसी के बिहाफ में हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, जो आपको कांस्टेंट दिया रहता है, जैसे यहाँ पे देखो हमको तीन तरह का दिया हुआ है कांस्टेंट, एक ये, एक ये, एक ये। तो इन तीनों से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और उसी ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही ईजी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए इसको। तो सॉल्यूशन हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। तो ये क्या दिया हुआ है? तो ये हमको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, क्योंकि देखो यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? हमारा मकसद। ठीक है, तो इसी फंक्शन का हमको क्या है? मैक्सिमम या तो मिनिमम निकालना होता है, जैसा कि आपको बोल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट कीजिए इसका। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ओके, फिर क्या है जी? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स जो दे रखा है उसको आप लिखिए। तो कौन कौन सा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे? तो एक है मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो हमको यहाँ पे तीन तरह का जो है दिया हुआ है कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें ये जो आप देखेंगे अक्सर, ये बहुत जगह आपको दिखेगा ये वाला। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको समझना कि बोलता है x भी नॉन निगेटिव है, y भी नॉन निगेटिव है। दैट मीन्स क्या है? ये सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होता है, आपको ये पता है ना। मतलब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, और फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों को पॉजिटिव या जीरो ले रहा है। ओके, तो x इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो ये हो गया y एक्सिस, और पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और y जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा x एक्सिस। तो सिंपली हमको जो भी काम करना होगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना होगा। ठीक है, ये हमको कहाँ से पता चलता है? इन दोनों से। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख करके समझ जाएंगे कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। तो अब जो मेनली हमारा टास्क है वो है
इसका हमको रीज़न पता करना कि इक्वेशन 2 से, इन इक्वेशन 2 से हमको कौन सा रीज़न मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो मोस्टली यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचना है, और स्ट्रेट लाइन खींचने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ग्राफ में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी लाइन ना आपको या तो इस तरह का होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए है तो ये कैसा लाइन होता है, तो ये लाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरेलल टू बी, ये लाइन सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, x इक्वल टू ए कोई भी लाइन क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। मतलब मान लो ये तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x इक्वल टू ए कहाँ पे होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि a को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू ए। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ओके, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो याद रखिएगा x इक्वल टू ए क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा a0। ये पॉइंट अगर x इक्वल टू 2 होगा तो 2 0, x इक्वल टू अगर -3 होगा तो फिर निगेटिव x एक्सिस की तरफ लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो x इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी बात यहाँ पे आप समझ लीजिए ताकि आपको खींचने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, सेकंड देखो, सेकंड होता है हमारा y इक्वल टू बी का फॉर्म। तो y इक्वल टू जो b होता है, ये क्या होता है, ये लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये है तुम्हारा y एक्सिस। ओके, तो y इक्वल टू बी कैसा होगा, ऐसा होगा y इक्वल टू बी। ओके, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस दिखेगा आपको। अगर y इक्वल टू ये मान लो 3 है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपका 0,3 कहलाएगा। अभी ये 0b कहलाएगा, अगर b का वैल्यू 3 होगा तो ये 0,3 कहलाएगा, और अगर b निगेटिव है तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कहीं पे आपको लेना है y इक्वल टू -2 तो ये नीचे आएगा, तब ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, 0 और -2। ठीक है, तो काफ़ी आसान ही मैं हमेशा बताते आया हूँ। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे जो जनरल लाइन होता है वो होता है हमारा ऐसा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म का होता है। ठीक है, तो इसको खींचने का देखो 2 नियम है। एक तो आप क्लास 10th में खींचते थे, ठीक है, कि आप ऐसे बॉक्स बनाते थे, क्लास 10 आपको याद होगा, और आप लेते थे x का पॉइंट और आपको y का पॉइंट मिलता था। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट लेकर के और 2 पॉइंट से हमको एक यूनिक लाइन मिलता है, तो वहाँ से आप खींचते थे। ठीक है, बट ये थोड़ा सा देखो टाइम टेकर है, तो मैं थोड़ा एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। ओके, शॉर्ट तरीका है यहाँ पे इंटरसेप्ट्स फॉर्म। ओके, हम लोग इसको पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दूं, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इसको आप बदलिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा x बाई, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नीचे l आ जाएगा, y बाई नीचे यहाँ पे कोई m आ जाएगा इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, l m और 1, अब बीच में यहाँ पे प्लस। अगर आप इसको बदल दिए इस फॉर्म में तो यहाँ से आपको लाइन खींचना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से खींच पाओगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपने यहाँ पे एक्सिस लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक्सिस। ओके जी, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे क्या, एक्स एक्सिस देखिएगा, और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। तो ऐसे केस में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि एक्स पर एल कहाँ पे है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एल है और यहाँ पे तुम्हारा एम है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरा कोई लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाने के लिए ये 1 को करेंगे। तो इक्वल टू में जो 6 है उसको नीचे ले आइए, तो 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो x बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, y बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये देखो पूरा इस फॉर्म में आ गया है, दैट मीन्स ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि x पे कितना यूनिट कट हो रहा है, तो x पे कट हो रहा है 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 ले लीजिएगा, 3 0। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, और y पे कट हो रहा है 2, तो y पे ले लीजिएगा यहाँ पे 0 2। ठीक है, अब स्केल से दोनों का आप मोहब्बत से मिलाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन जो है मिल जाएगा, दिस इज़ द लाइन। ओके, ये आपको लाइन मिल गया, तो लाइन काफ़ी जल्दी मिल जाता है। ओके, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म से काम कीजिएगा, और अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ना जो है रीज़न दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमको जो है इक्वल टू नहीं है बल्कि लेस देन इक्वल टू है। तो अगर वो इक्वल टू है तब तो वो एक लाइन बनाएगा, जैसा कि आप दिख रहे हो यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्म है तो इन इक्वेशन में वो लाइन नहीं बल्कि एक रीज़न देता है। ठीक है,
तो रीज़न के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ रीज़न पता करने का, ठीक है। रीज़न पता करने का देखो ये आसान तरीका ये है कि हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे ओरिजिन होता है। ओरिजिन का जगह क्या है जी? फिक्स है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये कोना, तो ये ओरिजिन है। तो एक लाइन जो आपने खींचा, जैसे आप ये लाइन देख रहे हो, ये मेरा लाइन खींचा हुआ है, तो इस लाइन ने बोर्ड को दो भाग में बांट दिया है, ठीक है। स्क्रीन का दो पार्ट है, एक है इधर का पार्ट, एक है इधर का पार्ट। तो हमको ये देखना होगा कि जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y, ओके, लेस देन इक्वल टू 6, ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये वाला। तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 अगर लेंगे हम, तो कौन सा रीजन होगा? तो ये इसका लाइन है, तो लाइन हम खींच लीजिए। सबसे पहले उसका करस्पॉन्डिंग लाइन लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका रीजन है उस रीजन का हम लोग करस्पॉन्डिंग लाइन बना लेंगे। ये लाइन बन गया, ओके। बस बीच में लगा दीजिएगा इक्वल टू, तो आपको लाइन बन जाएगा। तो लाइन से आप लाइन खींच लिए। अब हमको रीज़न देखना है, तो आसान तरीका ये है ना कि आप क्या कीजिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ठीक है, इसमें आप डाल के देखिए ओरिजिन, मतलब x के जगह पे भी 0, y के जगह पे भी 0, ठीक है, ओरिजिन डाल के देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन डालता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या 0 से 6 बड़ा होता है? तो बिल्कुल बड़ा होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओरिजिन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो रीजन होगा ना वो ओरिजिन साइड वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन बनेगा, जो भी यहाँ पे रीजन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा विथ ओरिजिन, मतलब वो रीजन जहाँ पे ओरिजिन भी आता है। तो आप देख पा रहे हो नो डाउट कि यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको, ठीक है, तो इधर ओरिजिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट रीजन आएगा वो ये हट जाएगा, और हम सिर्फ किसको लेंगे? सिर्फ हम इसको लेंगे, सिर्फ इसको, ठीक है, ओरिजिन के साइड वाला, ओके। और मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए ले रहा हूँ कि जनरली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप काम करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से फिर बाहर नहीं आना। तो यहाँ पे आपको ये येलो वाला रीजन मिल जाएगा, ठीक है जी। यहीं पे मैं बात कर लूँ, अगर मान लो यहाँ पे ये रहता 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे, अच्छा ये उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से समझिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। तो पहले मैंने वो समझा दिया आपको। अब अगर यहाँ पे ये रहता, ये अगर रहता, ठीक है, तो अब अगर डालोगे आप ओरिजिन, तो 0 0 से 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अब ओरिजिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, चूंकि 0 6 से बड़ा होता नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अब इस केस में जो रीजन होगा वो ओरिजिन से दूर वाला, मतलब अब ये येलो वाला नहीं होगा, बल्कि अगर आप यहाँ पे रीजन देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ये लाइन था तुम्हारा। तो अब हमको ये जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के साइड वाला हमको नहीं मिलेगा, बल्कि हमको ओरिजिन से दूर वाला मिलेगा, यानी ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग निकालेंगे रीजन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे निकालोगे आप, हाँ, इस टाइप से आपको सिर्फ ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है जो भी आएगा, लेकिन आपको बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ करके रखना है। तो ये दो सिचुएशन हो गया। एक सिचुएशन ये हो सकता है ना कि आपको सिर्फ ऐसा दे दे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, मतलब इक्वल टू ना रहे। अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो याद रखिएगा ऐसे केस में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूंकि इक्वल टू से लाइन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल टू होता तो ये लाइन को भी कवर करता, ठीक है। तो लाइन विथ अपर रीजन, यहाँ पे ये मतलब होगा लाइन विथ, जो यहाँ पे रीजन है वो क्या है? वो है आपका रीजन क्या है? तो रीजन विदाउट ओरिजिन है, कह सकते हो, ठीक है। तो दो तरह का रीजन फेमस होता है, एक जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे विथ ओरिजिन, तो 0 की तरफ आया। ये विदाउट ओरिजिन है तो ये ओरिजिन से उल्टा जा रहा है। तो यहाँ पे लाइन भी लेकिन है, रीजन में लाइन भी शामिल है, चूंकि इक्वल टू भी है। अब इक्वल टू आपने नहीं लिया तो यहाँ पे लाइन नहीं बनेगा, तो नो डाउट आप यहाँ पे क्या लेंगे? आप यहाँ पे आप डॉट फॉर्म में लीजिएगा, ठीक है। जब भी लाइन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको डॉट फॉर्म में लेंगे, हाँ। लाइन इक्वल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वालिटी रहेगा तो लाइन में लेंगे, इक्वालिटी नहीं रहेगा तो उसको डॉट डॉट में लेंगे। और चूंकि यही केस है तो ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो यहाँ पे भी जो आपका रीजन निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, विदाउट ओरिजिन, ठीक है, बाहर की तरफ। तो सिर्फ एरो मार देने से भी ना इसका पता चल जाता है कि बाहर जा रहा है, और चाहो तो फिर आप यहाँ पे ऐसे कलर भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर है जी? तो ये तो हो गया आपका, इतना सा आप सीख चुके होंगे, चूँकि बहुत पहले भी आप इसको देखते आ रहे हो। बट कुछ क्वेश्चन आप बिल्कुल मेरे साथ देखो और करो, बहुत कुछ
कुछ अगर नया लाइन कहीं पे आ जाता है, कुछ नया टर्म्स आ जाता है, तो आप वहाँ पे भी फेमिलियर हो जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब समझ में आ गई। तो अब चलिए, तो अब हमको कुछ करना नहीं है, हम लोग अब तैयार हैं, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलो, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपने गिवन लिख दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, हियर, ठीक है, कॉमन रीजन, कॉमन रीजन बोलिए या बोलिए फिजिबल रीजन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हियर फिजिबल रीजन, रीजन obtained by given constants is shown in फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ। अच्छा, एग्जाम में कई बार आपको ग्राफ भी देता है, अगर आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो आप ग्राफ में बना करके और यहीं पे ग्राफ को स्टेपल कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। और अगर कंपटीशन में कर रहे हैं तब तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, इससे जो भी हमको कॉमन रीजन मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह का कांस्टेंट है, ये और ये, तो तीनों से हमको कॉमन रीजन मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जो भी आएगा वही कॉमन कहलाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हमको इन इक्वेशन 2 के लिए हमको रीजन चेकआउट करना है। तो जो भी कॉमन रीजन मिलता है उसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल डेफिनेशन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जहाँ पे मैं टर्म्स वगैरह आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो अभी चूंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस तरह का, तो अभी मैं आपको इजी ही रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमको बस ग्राफ बनाना है, तो कुछ करना नहीं, हम लोग क्या करें, हम सबसे पहले ग्राफ लेंगे जी, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया है, मोहब्बत से आप इस तरह ग्राफ ले लीजिएगा, ठीक है। ले लिया ग्राफ हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस, ये आप जानते हो, ये होता है मेरा ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 और 4 हमको ये बता रहा है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है, तो अंडरस्टूड है, हमको यहीं पे काम करना है। इस लाइन को आप ट्रैक कीजिए, ठीक है। तो अभी सब आप काम रफ में करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वहीं पे। तो अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा लाइन क्या है, मेरा लाइन हो जाएगा x + y, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इक्वल टू 4। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, x/4 + y/4 = 1, यानी हमको सिंपली x में 4 यूनिट और y में 4 यूनिट लेना है, इक्वल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइन खींचे तो मोहब्बत से जो लाइन होगा ना, वो इस तरह का लाइन होगा, देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया लाइन, ओके, क्लियर है जी, ये मैंने लाइन ले लिया। तो यहाँ पे नो डाउट ये भी मेरा 4 यूनिट है, तो 4 0, ठीक है, और ये भी मेरा 4 यूनिट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 4, क्लियर है, ओके। अब आप रीजन चेकआउट कर लिए, रीजन चेकआउट कीजिएगा तो आप देखिएगा 0 0 डालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 0 <= 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी यहाँ पे जो रीजन है, जो भी हमको रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा विथ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के साइड वाला, ठीक है। तो ये काम आप रफ में बगल में कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन हमको मिल रहा है वो विथ ओरिजिन यानी इस तरफ का मिल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो कॉमन रीजन है नो डाउट वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना था हमको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन से नीचे लेंगे, ओके, लाइन बनाया है इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ पे इक्वालिटी भी था, तो लाइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और एकदम से आपका काफ़ी आसान सा ग्राफ बन करके यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी आपको कॉर्नर पॉइंट मिलेगा उसको आपको ध्यान देना है। कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो एक तो यहाँ पे खुद O है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट मेरा यहाँ पे A है 4 0 और एक मेरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे B है, क्या है जी, 0 4, ठीक है, ओके। तो अब हमको यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, तो आप लिखिएगा देयरफॉर क्या, OAB, ये जो है क्या है, ये मेरा फिजिबल रीजन है, इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ओके, ये मेरा फिजिबल रीजन है, ओके। एंड यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, तो एक है मेरा यहाँ पे देखो 4 0, ठीक है, बी है मेरा 0 4 और एक मेरा O है ओरिजिन, ठीक है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। तो अब जो हमको निकालना था यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वहाँ पे चले जाइए। तो इस जेड का मैक्सिमम या मिनिमम पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट के साथ में हम लोग जेड का वैल्यू चेकआउट करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा होगा वही इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे और हमारा काम काफ़ी इजीली हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, कॉर्नर
पॉइंट्स ऐसा लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, जेड का वैल्यू। तो जेड हमारा क्या है, फंक्शन जी, हमारा जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव वो है जेड इज इक्वल टू यस 3x प्लस 4y है, ठीक है। चलो तो 3x प्लस 4y से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो आप लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब देखो पहला कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे हमारा A40, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा x के प्लस पे 4 रखेंगे, y के प्लस पे 0, तो 4 3 जा 12 ही आएगा, ठीक है। फिर अब दूसरा रखेंगे हम लोग B04, तो 04 रखने से भी जेड का वैल्यू क्या आएगा जी, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और एक है हमारा O ओरिजिन, तो ओरिजिन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जो भी वैल्यू है वो आपको, जो भी पॉइंट है वो आपको x और y के प्लेस पे पुटअप करके देख लेना है क्या वैल्यू आता है, ओके। तो यहाँ पे नो डाउट जो वैल्यू मिल रहा है वो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो ये मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है, सो इट इज़ मैक्सिमम। तो आपको निकालना था मैक्सिमम, तो हमने देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल से हमारा आया है, ठीक है, क्या आ रहा है जी, जेड इज़ मैक्सिमम, जेड जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा, कब होगा, ठीक है, वेन, जब x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है और y का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू क्या होगा जी, 4 होगा। तो 0 और 4 पे कह सकते हो हमारा जो है मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम जेड क्या है, एंड मैक्सिमम जेड, तो जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे 16 आ रहा है। तो इस तरीके से देखो कितना ईजिली आंसर आ जा रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से आंसर आएगा, और काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो, या शॉर्ट में आप इसका डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि टेबल बना दीजिएगा, टेबल बनाने के बाद आप लिख दीजिएगा क्या, हेंस, हेंस क्या होगा, मैक्सिमम जेड क्या होगा 16 होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा, तो एट 04 पे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो काफ़ी आसान आपको लग रहा होगा। और भाई देखो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए समझाया ना कि बस सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनना है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। आपको जो कांस्टेंट दे रखा है उसे आपको ग्राफ बनाना है, उसमें आपको जो कॉमन रीजन मिलेगा वो आपको फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। और उसी रीजन में कॉर्नर पॉइंट पे आपको जेड का वैल्यू चेकआउट करना है, और जो भी क्वेश्चन हो मैक्सिमम का या मिनिमम का, आपको बस वो डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, ठीक है। कभी कभार फिजिबल रीजन में हमको मैक्सिमम और मिनिमम कन्फर्म नहीं होता, तो वो चैप्टर के लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, अगर आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाऊंगा, फिर भी चलो ठीक है। अब आपके सामने देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वही उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इस बार मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है, और कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 4, 1 2, ठीक है, और बाकी वही 2 जो कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, सॉल्यूशन क्या जी, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या है, तो ये है हमारा z इज इक्वल टू -3x + 4y, ठीक है, ओके। अच्छा सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू हमारा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है x + 2y ≤ 8, ये हो गया 1, ओके। फिर हमारा है 3x + 2y ≤ 12, ये हो गया हमारा 2, और x > 0 और y > 0, तो ये हो गया हमारा सिंपल, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे ले लीजिए, हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इन दोनों का हमको ग्राफ खींचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो फिजिबल रीजन हमको मिलने वाला है, फिजिबल रीजन, ठीक है, रीजन गिवन बाय फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। तो डायरेक्ट आप एक ग्राफ खींचिए जहाँ पे आप बता दीजिए कि फिजिबल रीजन कौन है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने का टाइम आ गया है, तो हमको लाइंस देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, रफ काम कीजिए। तो पहला वाला का अगर मैं करूँ तो जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इधर हमको देखो 1 करना होता है ना, तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x/8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2y/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा y/4, ठीक है, ये हो जाएगा जी, ओके। अच्छा रीजन भी देख लीजिए, अगर आप 0 0 रखते हैं तो 0 0 रखने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
इधर 0 हो जाएगा पूरा, 0 लेस देन 8, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 8 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो रीजन हमको मिलने वाला है वो क्या है, वो विथ ओरिजिन है, विथ ओरिजिन, ठीक है। पहला लाइन का कंफर्म हो गया। सेकंड लाइन को लो, सेकंड लाइन क्या बनेगा, यहाँ से सेकंड लाइन बनाएंगे तो 3x 2y है, 12 को इधर ले आइए डिवाइड में, तो आपका बचेगा x बाई 4 बचेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, और y बाई 6 बचेगा इक्वल टू 1। तब आपका ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे 0 रख करके तो ओरिजिन रखने से और क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 12, तो 12 तो 0 से बड़ा होता है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे भी जो हमको रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा विथ ओरिजिन, ठीक है। तो दोनों लाइन के हम लोग, दोनों जो लाइन है उसको हम लोग देख चुके हैं और उसका रीज़न भी पता कर चुके हैं, तो हमको ग्राफ खींचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए ग्राफ ले लीजिए यहाँ पे, तो मैं ग्राफ यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे, यस ये ले लिया मैंने एक ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये हम लोग का ग्राफ हो गया, और यहाँ पे ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन को देखो आप, क्या था जी फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन जो है ना 8 में और 4 में, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x को 8 में कट कर रहा है, y को 4 में कट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा उसी अंदाज से आपको लेना पड़ेगा 8, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, ग्राफ होगा तो ग्राफ में तो आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा, ये x है मेरा, ये मेरा y है, ओके। तो 8 और 4, तो मैं एक अंदाज से एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, इधर कम लेंगे इधर ज़्यादा लेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, ओके। चलो ठीक है ना, इधर मैंने जो भी लिया है उसे डबल लेने की कोशिश किया है यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया है, ये 04 है, ओके, और ये है मेरा 80, ठीक है। एक तो लाइन थोड़ा बड़ा भी कर लेना, लाइन है ना, चूंकि तो लाइन क्या होता है उसका जो लाइन का जो लेंथ है वो तो इनफाइनाइट होता है, तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा लाइन ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अच्छा, फिर देखो सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन जो है मेरा यहाँ पे, आप उसको देखिए, वो आपका 4 पे और 6 पे हो रहा है, ठीक है। तो x को 4 पे कट कर रहा है और y को 6 पे कट कर रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड लाइन लेंगे, तो अंदाज से ही लेना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का लेंगे, ये इस तरह का, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब जो है ना, ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा 040 x एक्सिस पे, ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा क्या, ये है मेरा 06, क्लियर हो गया। तो हम लोग दोनों लाइन ले चुके हैं, ओके, और दोनों लाइन क्या है, विथ ओरिजिन है, जैसा कि हम लोग देखें मैंने ओरिजिन की तरफ। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमको बोल रहा है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, यानी हमको सब कुछ लेना है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में ही, और जो दोनों लाइन है वो विथ ओरिजिन की तरफ है, यानी ओरिजिन आपका इधर होता है, ठीक है। तो ये भी जो लाइन है ये आपका नीचे की तरफ बता रहा है, ठीक है, लाइन ओरिजिन की तरफ, और जो ये लाइन है ये भी लाइन आपका बता रहा है ओरिजिन की तरफ, ओके। तो अब आप सोचिए कॉमन रीजन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ। मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ठीक है, तो इस लाइन में कौन सा पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन होगा जी, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं है। इस लाइन के लिए ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिन वाला पूरा पोर्शन, ध्यान दीजिएगा, हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो ऊपर वाला लाइन है उसके लिए कौन सा पोर्शन हो जाएगा, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ये लाइन, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन रीजन क्या है ये आपको दिख रहा होगा, कॉमन रीजन क्या है, तो नो डाउट ये जो आपको गहरा कलर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन रीजन है, ठीक है। सो दिस इज द आवर कॉमन रीजन, ओके। ये बीच में जो गहरा कलर है, दोनों में कॉमन, बल्कि चारों में कॉमन। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना था, तो दो लाइन तो वहाँ से आपके आ गए, दो इन इक्वेशन, और दो इन इक्वेशन का कॉमन ये बीच वाला पार्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है वो क्या होगा, वो ओ होगा, नाम मैं देता हूँ, ये मान लो ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा ई है, ओके। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन होगा एग्जैक्टली, ठीक है, वो कौन होगा, वो होगा ओ ए ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन गिवन बाय फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, विच इज जो क्या हो गया, विच इज जो यहाँ पे है ओ ए ई और सी है, ठीक है, इसको हम लोग ओ बोलते हैं, तो ओ ए ई सी हम लोग का फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए जस्ट हमको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट लिख लेना है, ठीक है, और हमको वहाँ पे देख लेना है वैल्यू क्या आता है विथ कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहा है देख लीजिए, एक तो ओ ओरिजिन आपका होता है, ठीक है, फिर आपका ए जो है ये आपका 40 है, फिर आप देखोगे सी आपका 04 है, ठीक है,
सी क्या है मेरा 0 4 ये पॉइंट। अच्छा ई क्या है, तो ई देखो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप रफ में करेंगे। आपको लाइन क्या क्या दिया हुआ था, लाइन मेरा दिया हुआ है यहीं पे देख लो। लाइन मेरा है, एक तो है मेरा x + 2y = 8 है जी, ओके। और एक मेरे पास में नीचे वाला है 3x + 2y = 12। लाइन में लिख रहे हैं इसलिए इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे -2x हो जाएगा घटाने से, इधर हो जाएगा -4। तो x मेरा मिल जा रहा है 2। x अगर 2 है तो किसी में भी रख दीजिए, तो y क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 3 आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 3 है, ठीक है। तो एंड चौथा पॉइंट जो मिल रहा है मेरे को ई, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है मेरे को 2 3, ठीक है। तो काफ़ी देखो आसानी के साथ में काम होगा, बिल्कुल मोहब्बत से। अब हमको वही बस बॉक्स बनाना है और देख लेना है कि मैक्सिमम, अच्छा यहाँ पे हमको निकालना है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना करके वैल्यू पुटअप कर दिया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो कॉर्नर पॉइंट मिला था यहाँ पे 0 0 4 0 0 4 और 2 3, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है OAEC, और इस पर जो वैल्यू मिल रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 0 0 पे हमारा z का वैल्यू, चूँकि हमको जो निकालना है मिनिमम वैल्यू, वो निकालना है z = -3x + 4y का, ठीक है। तो जब हम लोग रखेंगे 0 0 x और y को तो z मेरा 0 आ जाएगा, 4 0 रखेंगे तो -12 आएगा, ठीक है। और 2 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा +12, तो 12 - 6 आपको 6 मिलेगा, ठीक है जी। और अगर आप 0 4 रखेंगे तो आपको 16 मिलेगा। अब हमको फाइंड करना है मिनिमम, तो नो डाउट यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है -12, ओके। और तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हम लोगों को फिजिबल रीजन मिला है वो क्या है, वो बाउंडेड है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना कि आपको रीजन कैसा मिल रहा है। जैसे ऊपर भी हम लोगों को जो मिला था रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ठीक है, वो हमारा OAB था, बट ये बाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड अगर होगा ना, तो बाउंडेड में जो मैक्सिमम मिलेगा आपको, जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा, नो डाउट वो सिंपली मैक्सिमम हो जाएगा बाउंडेड फिगर के केस में, ठीक है। और बाउंडेड आप समझते हो, सिंपली बाउंडेड कहते हैं जो कि जिसका जो हर तरफ से बाउंडेड हो। सिंपली आप देख सकते हो ना कि ये येलो वाला फिगर क्या है, बाउंडेड है, ओके। इसका अपर और लोअर वैल्यू हमको पता चल रहा है, ठीक है, हर तरफ से ये लॉक किया हुआ है तो बाउंडेड है, ओके। अच्छा, तो अगर बाउंडेड रीजन मिलता है फिजिबल रीजन, तो उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, या जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग जैसे देख रहे हैं अभी कि हम लोगों को एक बाउंडेड रीजन मिल रहा था, जो कॉमन रीजन OAEC है, ये क्या है, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब भी आप लिखिए तो आप लिखिए बाउंडेड फिजिबल रीजन, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो यहाँ पे काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू आया है वही क्या हो जाएगा, हमारा नेट हो जाएगा मिनिमम। देयरफॉर क्या लिखेंगे, मिनिमम जो यहाँ पे z है वो क्या है, वो है मेरा -12, और ये मेरे को मिल रहा है एट द पॉइंट 40, ठीक है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चूँकि बाउंडेड था इसलिए जो सबसे छोटा वैल्यू है वो सिंपली मिनिमम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर एग्जाम्पल 3 में चलें तो मैं देखो थोड़ा बना दिया है, चूँकि टाइम बचेगा ना। अब जैसे ऊपर मैंने किया है बिल्कुल उसी तरीके से करना है, तो कोई नया काम नहीं है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आप पहले खुद से करो। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको बना दिया है ताकि टाइम बचे, क्योंकि जैसा ऊपर किया था वैसा ही करना है। तब आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली, ठीक है। जैसे ये मेरा अब हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे और डिटेल में आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने ऊपर में लिखा है। तो अब मैंने बस इसको शॉर्ट में आपको बता दिया है। लिखने का पूरा प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखो जिसे हम रीज़न चेक कर लिए यहीं पे, तो 0 0 डालने से क्या हो जा रहा है, 0 लेस देन 15 आ रहा है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो रीजन होगा वो नो डाउट क्या होगा, विथ ओ यानी विथ ओरिजिन होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी 0 डालेंगे तो 0 डालने से लेस देन इक्वल टू 10 आएगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी रीजन क्या होगा, विथ ओ यानी विथ ओरिजिन होगा, ठीक है। और ये हमको सिंपली बता रहा है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। अब चलिए ट्रेसिंग के लिए देख लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है लाइन का।
तो करस्पॉन्डिंग लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे 15 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आपका जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 से कट कर देंगे तो x/5 आ जाएगा प्लस y/3 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो 5x/10 x/2 हो जाएगा और y/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइन को हमको ट्रेस करना है। तो 5 3 पे कट कर रहा है, तो आप जब खींचेंगे अंदाज से लेंगे तो यहाँ पे देखो ये 5 है, तो ये 5 0 हो गया। और इसी लाइन में मैंने लिया, देखो ये मेरे को 3 दिख रहा है, ये लेंथ 3 है। ठीक है, तो ये छोटा है और ये मैंने 5 लिया है बड़ा। तो आप जब अंदाज से भी खींचेंगे ना स्केल से, इस तरीके से खींचेंगे। और अगर ग्राफ पेपर होगा तो उसमें तो आपका 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, तो इधर 5 यूनिट इधर 3 यूनिट ले लिए, तो ये मेरा लाइन बन गया जो बी और सी से पास कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन मिल गया। अब इसका रीजन क्या है, विथ ओरिजिन। विथ ओरिजिन का मतलब ये है कि ये जो है हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ जाएगा। ओके, तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो पिंक वाला शेड है वो पूरा आएगा। ठीक है, पिंक शेड से पहले हम इसको शेड किए, उसके बाद फिर इस लाइन को खींचेंगे तो ये 2 पे और 5 पे कट कर रहा है, तो x को लेना है 2 पे। ठीक है, तो 2 ले लिया यहाँ पे, 0.820। ठीक है जी, जो कि डेफिनेटली 50 से बहुत छोटा है। ओके, फिर y पे हमको 5 लेना है, तो y पे जो हम लेंगे, चूंकि ये मेरा 3 है तो इससे हम थोड़ा बड़ा लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम d लिए तो ये मेरा 5 बन गया, तो ये 0.5 पॉइंट हो गया। तो a और d से मिला करके एक लाइन और लाइन बन गया। ठीक है, ये लाइन, इसका जो रीजन है ये भी विथ ओरिजिन है, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा ये, तो ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका मतलब ये इस तरफ आएगा। ठीक है, हमारा बाईं तरफ, लाइन के बाईं तरफ। ओके, तो इसका भी हम जब रीजन निकाले तो ये येलो वाला पूरा रीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का, येलो का और ये जो हमारा पिंक है, इन दोनों का कॉमन कौन सा हो रहा है, तो ये वाला बाउंडेड रीजन हो रहा है 0 OAEC। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है वो OAEC है, ध्यान दीजिएगा, OAEC है। और नो डाउट ये भी एक बाउंडेड रीजन है। ठीक है, जो कि चारों तरफ से ये बाउंड किया हुआ है। ओके, तो बाउंडेड है तो फिर काफ़ी आसान है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है वो है हमारा, एक तो ओरिजिन है 0 0, A है 2 0, C है मेरा 0 3। और इसको निकालने के लिए फिर से हमको इन दोनों लाइन को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया है इसको आप लाइन के फॉर्म में लिखिए, 3x + 5y = 15 और 5x + 2y = 10। ठीक है, और जैसे मैट्रिक में सोल्व करते थे तो मैंने यहाँ पे जस्ट सोल्व किया है, ये आपको काफ़ी इजीली आता है सोल्व करके x और y निकालना। तो ये जो x और y निकला, जो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, वो सिंपली क्या हो जाएगा, e का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमको e पॉइंट मिल गया 20/19 और कॉमा 45/19। ठीक है, चलो अब हमको जो वैल्यू निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है, मैक्सिमाइज करना है 5x + 3y को। तो ये मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे पहले ऊपर के जैसा। इधर मैंने ले लिया है, देखो कॉर्नर पॉइंट, दिस इज़ द कॉर्नर पॉइंट, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये वैल्यू ऑफ z का वैल्यू क्या निकालना है, 5x + 3y का। ठीक है, चलिए तो 0 0 पे निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, 2 0 पे निकालिएगा तो 10 आएगा। ठीक है, 5 2 = 10 + 0 10। इस पे निकालिएगा तो 25 × 100 और 45 3 × 135 और दोनों का एलसीएम 19, तो ये आ जाएगा। 0 3 पे निकालेंगे तो z = 9 आएगा, 0 3 3 × 9। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है नो डाउट ये दिख रहा है हमको 235/19। चूँकि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है जबकि यहाँ पे 9 है, तो ये तो नो डाउट जो है यहाँ पे 20 से भी हमारा बड़ा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ओके, नहीं 10 से बड़ा वैल्यू आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि 19 × 10 कीजिएगा तो 190 होगा, तो ये 190 से तो काफ़ी बड़ा है, तो ये मेरा मैक्सिमम हो गया। और चूँकि ये बाउंडेड रीजन है तो सिंपली जो मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। हेंस द मैक्सिमम z इज़ दिस 235/19 एट द पॉइंट कौन सा है, 20/19 45/19। ठीक है, तो देखो एक ही तरह का स्मूथ प्रोसेस है। हाँ, और इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बिल्कुल मोहब्बत से इसको बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए बना दिया है, बट आप इसको पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल उसी पैटर्न का हमको मिनिमाइज करना है विथ दिस कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी चेक करेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 डालने से 0 > 3 आ रहा है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि जो रीज़न मिलेगा वो विदाउट ओरिजिन मिलेगा। ठीक है, अब जो इन इक्वालिटी यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, डाल के देखोगे तो 0 0 0 > 2 आएगा, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इट इज़ अगेन विदाउट ओरिजिन। तो दोनों जो हमको रीजन मिलेगा वो ओरिजिन से उल्टा तरफ मिलेगा, यानी हमको राइट साइड भागना है। ठीक है, क्लियर है।
तब देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब चलो यहाँ पे हम जब रीजन खींचते हैं तो लाइन हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग लाइन 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो x/3 y/1 = 1 दिशा आएगा, यहाँ पे x/2 y/2, तो लाइन बहुत सिंपल आ रहा है। ठीक है, तो एक जो लाइन खींच रहा है हमको वो 3 और 1 पे कट कर रहा है, तो ये 3 पे कट कर रहा है 3 0, ठीक है, और 0 1, तो B और C से एक लाइन मिल गया, देख सकते हो जी। ओके, BC एक लाइन हो गया, और ये जो है विदाउट ओरिजिन है, यानी नीचे की तरफ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे की तरफ ये नहीं आएगा। ओके, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तो ये ओरिजिन वाला हिस्सा कवर करेगा, जबकि विदाउट ओरिजिन है यानी उसके उल्टा जाना है, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे टुवर्ड राइट। ठीक है जी, तो इस लाइन से जो कॉमन मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लाइन देखिएगा तो ये 2 2 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे वो 3 था तो ये 2 ले लिए, जस्ट उससे थोड़ा सा पीछे लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये इधर 1 से बड़ा होगा, तो हमको लाइन मिल रहा है AD, तो AD मिलेगा। AD भी चूँकि विदाउट ओरिजिन है, ठीक है, तो ये भी हमको उल्टा उसी तरफ जाएगा। ओके, अब दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हो अच्छे से, अंडरस्टूड है, ये भी उधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो सिंपली कॉमन क्या आएगा, तो दोनों का कॉमन एरिया यही आएगा, यही। ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ येलो वाला, तो ये आ रहा है, ये ऊपर की तरफ भागता चला जाएगा, तो नो डाउट ये क्या है, ये अनबाउंडेड रीजन है, मतलब ऊपर में कोई बाउंड नहीं है, कोई अपर इसका सुप्रीमम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये अनबाउंडेड रीजन आपको मिल रहा है। ठीक है, बाउंडेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो अनबाउंडेड वाला केस आ गया, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट है जिस पे भी मैं बात करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, तो अनबाउंडेड में थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो हमको फिजिबल रीजन मिल रहा है वो मिल रहा है कौन, X B E से D, D से Y, ये पूरा मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा आपका सब उसी में चला जाएगा। ठीक है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा अनबाउंडेड एरिया, और नो डाउट ये जो फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है। तो पहले आप चलो टेबल बना लो, सारे कॉर्नर पॉइंट लिखो और जेड का वैल्यू देख लो। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, तो x तो पता नहीं है चूँकि x तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो x नहीं लेंगे, b से स्टार्ट करेंगे, तो b हो जाएगा 3 0। ओके, b 3 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगा जी, इसका वैल्यू निकालना है, तो 3 3 9 आएगा। फिर E आएगा, तो E तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों लाइन यहाँ से ले लीजिए और लाइन को सिंपली सोल्व कीजिएगा, तो आपका E का वैल्यू 3/2 1/2 आ रहा है, इस पर हम डाल देंगे तो 9 + 5 आपका 14/2 7 आ जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे हमको दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट D 0 2, तो उस पर वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट है Y, तो Y तो इनफाइनाइट होता है तो उसको लेना नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो डिटर्मिनेबल आपका कॉर्नर पॉइंट है वो 3 ही है, B E D। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे चूँकि हमको निकालना है मिनिमम, टारगेट क्या है हमारा टारगेट है हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, टारगेट हमारा है हमको निकालना है मिनिमम जेड। तो क्या ये मिलेगा, तो अब देखिए चूँकि अनबाउंडेड का केस है तो ये मिनिमम जेड आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसी तरीके से अनबाउंडेड वाले केस में मैक्सिमम जेड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो तरीका क्या है, तो मिनिमम जेड के लिए हमको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना पड़ेगा, तो नो डाउट ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, क्योंकि ये अनबाउंडेड केस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मिनिमम नहीं लिखा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको कंफर्म करेंगे कि क्या ये मिनिमम हो सकता है या नहीं। तो तरीका देखिए, तरीका यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि हियर जेड = 7 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट द पॉइंट E 3/2 1/2। ठीक है, अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हमको एक और रीज़न देखना पड़ेगा। ठीक है, वो रीज़न कौन सा होगा, तो वो आपको लेना है जेड से। ठीक है, मतलब जेड आपको लेना है लेस देन जो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला है। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मान लो यहाँ पे हमको ये 7 मेरा m है। ठीक है, m मिला है, तो आपको लेना होता है जेड लेस देन m। ठीक है, तो मिनिमम कंफर्म करने के लिए आपको जो रीज़न लेना है वो लेना है जेड लेस देन m। जेड क्या है जी, जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम कंफर्म करना है तो आपको लेना पड़ेगा एक रीज़न जेड ग्रेटर देन कैपिटल M, जहाँ M मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ओके, ये अभी हम लोग दिखा देंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको भी आप समझिए। तो जेड है 3x + 5y, तो 3x + 5y लेस देन, हमको क्या मिला है स्मॉलेस्ट, हमको मिला है 7, तो लेस देन 7। ठीक है, तो हम इस तरीके से लेंगे जेड की जगह पे 3x + 5y, और हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला है क्या 7, तो हम इस रीजन को अब देखेंगे। तो इस रीजन को देखने के लिए फिर से आपको इसका लाइन देखना पड़ेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग लाइन कैसे बनेगा, तो 7 को दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, इधर 1 बनाइए, तो 1 तो बन गया,
तो जब 7 नीचे आएगा तो कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, x/7/3 आप लिख सकते हो जी, और प्लस y/7/5 लिख सकते हैं। जब वापस से 5 और 3 ऊपर जाएगा तो वही चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो इससे इंटरसेप्ट पता चल गया हमको कि इसका अगर हमको रीजन देखना है तो हमको इंटरसेप्ट लेना होगा 7/3 यानी 2 से कुछ ज़्यादा। आप देख रहे हो ना, आप डिवाइड करोगे तो 3 2 6 होता है, 2 से कुछ ज़्यादा, और y में आपको लेना है 1 से कुछ ज़्यादा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो आपका होगा 1.4 होगा, ठीक है, 1.4, और ये 2 पॉइंट हम लोगों का 3 समथिंग होगा, ठीक है। तो 2 से कुछ ज़्यादा और 1 से कुछ ज़्यादा, तो हम एक नया जो है यहाँ पे लाइन खींची है, रेड लाइन, इसको आपको ध्यान देना है। ये रेड लाइन उन दोनों का नहीं था, उन दोनों का ब्लैक लाइन था। तो रेड लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो लिया है वो जस्ट यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा लिया है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ एस, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने लिया है टी, यहाँ पे मैंने क्या लिया है टी, ठीक है। नाम नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बस आपको चेकआउट करना है। तो ये जो नया रेड बना है और ऊपर में देख रहे हो 1 से कुछ ज़्यादा लेना है, यहाँ पे हमको 2 से कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो अपना कंजूसी मत कीजिएगा फिगर बनाने में, क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा फिगर बनाइए ताकि इस तरह का जब रीज़न चेक करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसका रीज़न क्या है, तो इस लाइन का रीज़न है, आप देखिएगा जब आप डालेंगे यहाँ पे 0 0 तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 + 0 < 7, ठीक है, ट्रू है। 0 से 7 बड़ा है, ट्रू है, यानी यहाँ पे जो रीजन हमको मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, वो हमको मिल रहा है विथ ओरिजिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊपर में दोनों लाइन का विदाउट ओरिजिन था, इसका विथ ओरिजिन आ गया, इसका मतलब है कि हमको विथ ओरिजिन की तरफ आना पड़ेगा। तो इस लाइन का जो रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेड वाले लाइन का, वो नीचे की तरफ मिलेगा, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ प्रिंट किया जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो जो रीजन आएगा उसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि लेना है, ठीक है, तो ये वाला आएगा। अगर आप देखोगे तो ठीक है, बढ़िया से देख सकते हो आप, जस्ट मैं इसको रेड से बना रहा हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, तो सेकंड बाहर मत जाइए। तो अब देखिए क्या इस रीजन और इस रीजन में कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, अब जब रेड लाइन खींचिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा ना कि बीच में एक कॉमन पॉइंट ई नज़र आ रहा है। ई क्या है, तो ई है हमारा 3/2 1/2। तो आप 3/2 1/2 रख करके देख सकते हैं कि अभी जो हम रीजन चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो इसमें 3/2 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, उसके नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तो फिगर खींचने में ये ध्यान देना है कि क्या ये 3/ई से होके पास कर रहा था, ई से होके पास नहीं करेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जस्ट नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, येलो अलग चीज़ है और ये पिंक अलग चीज़ है, ठीक है, ओके। तो अगर कोई इस तरह का कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है दोनों केस में, चाहे आप मिनिमम कंफर्म कर रहे हैं या मैक्सिमम, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तब अनबाउंडेड के केस में वो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट मिला तब हमको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलेगा, ये हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यही बात लिखी है कि एल्सो जब मैंने इस रीजन को चेक किया, z <m लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इस रीजन को चेक किया जो कि एक रीजन है विथ ओरिजिन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिन वाला रीजन है, ऊपर वाला विदाउट ओरिजिन था, तो 36 का आंकड़ा है, ऐसे भी नहीं मैच करेगा, ठीक है। बट फिगर में आपको देखना है, क्योंकि कभी कभार विथ ओरिजिन और विदाउट ओरिजिन भी मिलता है, बहुत तरह का एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो हैज़ नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि इस रीजन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है विथ ऑब्टेन्ड फिजिबल रीजन। जो हमको फिजिबल रीजन मिला है ऊपर में येलो वाला अनबाउंडेड रीजन, उससे इस रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इस केस में ये जो वैल्यू आया है z=7, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज द मिनिमम वैल्यू एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज z=7, ठीक है, एट द पॉइंट 3/2 1/2। क्लियर है जी। तो अब ये कंफर्म हुआ जा करके कि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से काम करना होता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने वो रिमार्क लिख दिया है, वो NCERT से ही ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है आपको, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है ना कि जो मेथड है जिससे हम लोग LPP को सोल्व करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्योंकि आपको जो भी रीजन मिलता है फिजिबल रीजन, उसमें कॉर्नर पॉइंट पे ही सिर्फ काम करना होता है, ठीक है। इसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। इस मेथड में क्या क्या होता है, तो पहला, आप सबसे पहले फिजिबल रीजन ढूंढते हो, जैसा हम लोग ऊपर किए, ठीक है। फिर उसका कॉर्नर पॉइंट यानी वर्टेक्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टली वो ग्राफ में दिखता है या तो 2 लाइन को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं।
मान लो कैपिटल एम सबसे बड़ा वैल्यू है और स्मॉल एम सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। ओके, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। अब देखिए, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिबल रीजन क्या हुआ, अगर फिजिबल रीजन यहाँ पे बाउंडेड हुआ, देख पा रहे हो ना, तो उस केस में क्या होगा, एम और स्मॉल एम मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगा, मतलब बाउंडेड में कोई टेंशन नहीं है। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो मिनिमम हो जाएगा, अगर बाउंडेड है तो। लेकिन अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमको कंफर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंफर्म, ठीक है। तो उस केस में जो एम है, ठीक है, जो एम है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा अगर ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन बाई, यही देखो है जेड ग्रेटर देन एम, जैसा मैं बता रहा था, ठीक है। अगर मैक्सिमम के लिए चेक करना है तो आपको लेना है जेड ग्रेटर देन एम, जहाँ जेड क्या है, जेड आपका ये है, हैज़ नो कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए फिजिबल रीजन के साथ में, तब वो क्या होगा, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम दे देगा, ठीक है, अनबाउंडेड के केस में। अदरवाइज जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम वैल्यू चेक करना है तो आप लेंगे ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन बाई दिस, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आप ले रहे हो जेड लेस देन स्मॉल एम, स्मॉल एम आपका क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ग्रेटर एम आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों केस में बस ये सिंपल याद रखना है कि अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है फिजिबल रीजन के साथ में तो क्या होगा जी, वो मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगा, अदरवाइज जेड हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो भाई कॉन्सेप्ट है अनबाउंडेड के केस में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको ट्राई करो, ठीक है। इसको एक कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया हो, थोड़ा फास्ट करोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 0 लेस देन 10 आ रहा है, 0 0 डालने से, यहाँ भी आप डालोगे तो 0 लेस देन 15 आ जाएगा, दोनों ट्रू है, यानी कि जो हमको रीज़न मिलना है वो दोनों केस में हमको क्या मिलेगा, दोनों केस में हमको विथ ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। ओके, ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता है ना, डायरेक्ट आप रफ में कर सकते हो, और जो मैंने ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 का तरीका बताया है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर लाइन देखा जाए, करस्पॉन्डिंग लाइन, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x बाई 10 बनेगा प्लस y बाई आपका 5 बनेगा इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपका x बाई 3 बनेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो, और y बाई 15 बनेगा इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ नहीं है। अब हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको लेना है एक ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहीं पे एक ग्राफ ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया एक ग्राफ, ठीक है। ओके, अब लाइन खींचते हैं जी, तो 10 और 5, तो अंदाज से भी अगर आप खींचिएगा ना 10 और 5, ठीक है, तो किस तरह खींच पाएंगे हम लोग, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह का ले लेते हैं, थोड़ा इस तरह का, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मेरा 5 10 हो गया, हाँ इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा हो गया 10 0, ये हो गया मेरा 0 5, ठीक है। एक हमको और लाइन लेना है 3 और 15, तो 3 15 लेंगे, ठीक है, तो उसको भी उसी हिसाब से लेंगे अंदाज से हम लोग, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यस 3 15, चूँकि ये 5 है तो थोड़ा सा इसको और ऊपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एकदम आराम से ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर देगा तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से काम कीजिएगा, बट ग्राफ पेपर अगर नहीं देता और कॉपी पे काम करना तो ऐसे करना, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा नो डाउट 3 0 है, और ये मेरा है 0 और 15, ओके, ये मेरा है 10 0, और ये है मेरा 0 5, ठीक है। दोनों लाइन हम लोग खींच चुके हैं। अब दोनों जो है क्या है जी, विथ ओरिजिन है ना, तो यानी ये भी इधर आएगा, ये भी, तो ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। सिंपली जो कॉमन रीज़न मिलेगा वो आपको दिख रहा होगा मोहब्बत से कि हमको ये वाला रीज़न क्या है जी, कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको सीख के सारा कुछ रखना है। तो यहाँ पर हमको जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 0 A B और C, डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो A और C पता है, ये आपका ओरिजिन है। B निकालने के लिए हमको दोनों लाइन को सोल्व करना पड़ेगा। तो लाइन क्या है जी, x + 2y 10 है, x + 2y 10 और 3x + y हमारा 15 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे माइनस 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 कर देते हैं, तो यहाँ पे मोहब्बत से नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा y कट जाएगा, ठीक है। तो x हो गया, ये आपका 6x हो गया, तो -5x बचेगा। यहाँ पे 30 हो गया और ये 10 हो गया, तो माइनस हमारा 20 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x आपका 4 आ जा रहा है, x को 4 ले लेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा जी, ऊपर में डाल देंगे तो हो जाएगा 6 3, तो 4 3 मिल रहा है। पुटअप करके भी देख सकते हो, 4 और 6 10 और 12 और 3 15, सही है, ठीक है। यानी कि ये जो b है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा 4 3 है,
ठीक है, आप टेबल बना लीजिएगा। तो टेबल बनाइएगा तो इधर ले लीजिएगा आप कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर आप ले लीजिएगा क्या, जेड का वैल्यू। जेड क्या है 3x + 2y है, ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले अगर आप लोगे ओ यानी ओरिजिन, तो जेड तो आपको 0 मिल जाएगा। ओके, फिर अगर आप लेते हो ए यानी 30, तो 30 लेंगे तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बी ले लेंगे 43, ठीक है, तो 43 लेंगे तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 6 यानी आपको 18 मिल जाता है। और अगर आप सी लेते हो 05, ओके, तो 05 में हमारा जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 + 10 आपको 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको निकालना था, मैक्सिमाइज करना है, तो नो डाउट ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और डायरेक्ट मैक्सिमम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई जो हमको फिजिबल रीजन मिला है वो क्या है, वो बाउंडेड है। तो आप बस लिख दीजिएगा ऑब्टेन्ड रीजन इज बाउंडेड विच इज़ 0 OABC, ठीक है। और तो फिर टेबल बना दीजिएगा, हेंस लिखिएगा क्या कि देयरफॉर आपको यहाँ से जो मिल रहा है वो क्या है, मैक्सिमम जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, वो 18 मिल रहा है जी। किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो एट 4 और 3 पे मिल रहा है, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे मिल रहा है, ठीक है। तो हो गया, दैट्स इट। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं ये आपको अगेन रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा अनबाउंडेड केस में आपको संभल कर आना है। तो चलो, आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आपके लिए खुले हुए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, चूँकि एक क्वेश्चन श्योर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए, 1 to 1 सारा चीज़ कवर कराने डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।